दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। निफ्टी ने आज अच्छी क्लोजिंग दी है। 211 पॉइंट्स की तेजी आप देख सकते हैं। 0.83% का जंप है। निफ्टी बैंक ने भी काफी बढ़िया परफॉर्म किया, 1.27% का जंप। मिड कैप को देखने चले तो आधे परसेंट की तेजी, स्मॉल कैप ने कुछ खास परफॉर्म नहीं करा। स्टॉक्स को हम देखें ना तो स्टिल आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि स्टॉक्स मैक्सिमम गिरावट के साथ ही बंद हो चुके हैं। यानी कुछ कंपनीज हैं, कुछ बैंक्स हैं जिन्होंने निफ्टी को संभाल लिया, बाकी कुछ खास यहाँ पे नहीं था। अगर मैं सेक्टर्स को देखने चलूँ तो निफ्टी एनर्जी में अच्छी तेजी थी आज। रियल्टी, सरकारी बैंक्स बैंक्स प्लस में थे। आईटी की सिचुएशन को देखें तो आईटी की सिचुएशन कुछ खास ठीक नहीं है। आईटी ने आज अच्छा परफॉर्म नहीं करा। इतनी पिटाई होने के बाद भी कोई भी रिकवरी निफ्टी आईटी में देखने को नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन ब्रॉडर मार्केट की खबरों को चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। उसके बाद में स्टॉक्स के ऊपर आते हैं, टेक्निकल्स के ऊपर आते हैं। यहाँ पे आपको नोटिस करने को मिलेगा कि इंडिया की जो ट्रेड डील हुई है वो इंटरिम हुई है, अभी तक वो फाइनल हुई नहीं है। फाइनल जल्द ही हो सकती है। इंडिया के जो चीफ नेगोशिएटर है वो ट्रैवल करेंगे यूएस अगले हफ्ते फाइनलाइज करने के लिए ट्रेड अग्रीमेंट को, और उसमें हम ये देख सकते हैं कि इस हफ्ते हो सकता है जो अनाउंसमेंट हुआ था कि 25% की जो पेनल्टी है वो हटेगी, और 25% का जो टैरिफ था वो 18% का होगा। ये आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए ऑफिशियली अभी तक ये हुआ नहीं है, लागू नहीं हुआ है। जितना डिले ये होगा उतना ही मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। और इसके बाद में दोस्तों एक बड़ी खबर आपको ये भी देखने को मिलेगी कि पीएम मोदी विजिट करेंगे इजराइल 25 से लेकर 26 फरवरी के बीच में। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कुछ अनाउंसमेंट अपने को सुनने को मिले, कुछ डील फाइनल होती हुई देखने को मिले, जिसमें डिफेंस को लेकर कुछ खास एक्टिविटी हो सकती है। नेक्स्ट वीक यूएस के साथ में डील फाइनलाइज, और उसके बाद में 25-26 को पीएम मोदी विजिट करेंगे इसराइल। तो ये कुछ इवेंट है जो मार्केट बारीकी से देखेगा। इसके बाद में देखिए दोस्तों आगे चलते हैं और हम चेक कर लेते हैं कि निफ्टी में तो तेजी बनी बट पोर्टफोलियो के कुछ खास नहीं थे, और उसके पीछे का रीज़न यही है कि निफ्टी आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में वीक था, लेकिन कुछ कंपनीज के स्टॉक चलने लग गए और एक न्यूज़ आती है जिसकी वजह से 2 बजे के आसपास निफ्टी में एक उछाल देखने को मिल जाता है। साथ में अगर आप देखोगे ना तो रिलायंस में भी वही उछाल देखने को मिला था। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं रिलायंस ओके ओके था, लेकिन एक न्यूज़ आती है जिसकी वजह से मोर देन 1% ऊपर जाके रिलायंस चल पड़ता है। अब देखिए दोस्तों न्यूज़ ये है कि एंथ्रोपिक कंसीडर कर रहा है पार्टनरशिप विद रिलायंस। अब एंथ्रोपिक का आपको बताइए ये आईटी कंपनीज के लिए बहुत नेगेटिव है। जितना ये एक्सपेंड करेगा, जितना ही ये आगे बढ़ेगा आईटी कंपनीज को, उतना ही ज़्यादा खतरा होगा। साथ में ये न्यूज़ अपन डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि वेनेजुला का जो लाइसेंस है रिलायंस को मिल चुका है, तो अब रिलायंस बाय करेगा वेनेजुला के तेल को। लेकिन जो आज का इम्पैक्ट है ना वो इस न्यूज़ की वजह से हुआ है कि एंथ्रोपिक पार्टनरशिप करने वाला है रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ में। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। एंथ्रोपिक ने ओपन कर लिया है अपना जो ऑफिस है बेंगलुरु में, अनाउंस कर दी है नई पार्टनरशिप्स इंडिया के अंदर जो काफ़ी सारी कंपनीज हैं उनके साथ में। इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एशिया के अंदर ये सेकंड ऑफिस है, टोक्यो के अंदर है पहला, और सेकंड होगा इंडिया के अंदर। जितना ही एक्सपेंड करेगा उतना ही आईटी कंपनीज को खतरा है, आपको बताइए, क्योंकि इसके जो टूल्स हैं जितने ज़्यादा आगे बढ़ेंगे उतनी ही प्रॉब्लम आईटी कंपनीज को होने वाली है। अब देखो डेटा भी अभी थोड़ा सा आपको काफ़ी कुछ क्लियर करके देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया बन चुका है एंथ्रोपिक का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट ग्लोबली। कितनी बड़ी बात है, अभी कंपनी को ज़्यादा टाइम हुआ ही नहीं एक्सपेंशन करे और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मार्केट इनका बन चुका है। यानी इंडिया में सेकंड लेवल पर ये अपने रेवेन्यू निकाल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में बेच पा रहे हैं। फर्स्ट ऑब्वियसली यूएस होगा, सेकंड यहाँ पे इंडिया हो चुका है। साथ में आप ये नोटिस करोगे तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि रेवेन्यू की जो रन रेट है वो डबल हो चुकी है पिछले 4 महीनों में। 4 महीनों के अंदर रेवेन्यू डबल हो गया। साल भर का भी टाइम नहीं है, यहाँ पे 4 महीनों में रेवेन्यू डबल हो रहा है। आगे चल के देखते हैं और इसके पीछे का रीज़न क्या है कि इंडिया के अंदर काफ़ी सारी कंपनीज है जो एंथ्रोपिक की जो एआई टूल है उसको यूज़ कर रही है। अगर आप देखोगे तो क्लाउड है, एयर इंडिया यूज़ कर रहा है, और कुछ कंपनीज आप देख सकते हैं, रेजर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हैं जो इनके टूल्स को यूज़ कर रहे हैं। और अब बात यह है कि नया टूल आने के बाद में यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजर्स बढ़ेंगे एंथ्रोपिक के टूल्स के, और उसको लेकर फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आईटी कंपनीज के द्वारा। ठीक है, ये एक न्यूज़ है जो आईटी कंपनीज के लिए काफ़ी ख़राब न्यूज़ है।
इस वजह से रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है। जो भी रिकवरी अगर होती भी है तो वो देखते हैं उसको वो टिकाऊ होगी या नहीं होगी। बाकी पता चलेगा आगे, कमेंट्री आएगी आईटी कंपनीज की डिटेल में, उससे कुछ हो सकता है क्लैरिफिकेशन देखने को मिल जाए। बाकी डेटा बिल्कुल सिंपल है। एंथ्रोपिक जितना ज़्यादा आगे बढ़ेगा, जितना ज़्यादा रेवेन्यू निकालेगा, $14 बिलियन का आई थिंक ये प्रॉफिट हो चुका है जीरो से कुछ ही साल के अंदर। सो अगर ऐसी ग्रोथ बनेगी तो फिर ऑब्वियस है, देखने की सुनने की आवश्यकता है ही नहीं आईटी कंपनीज की कमेंट्री की, वो साफ साफ आपको डेटा में देखने को मिलेगा आईटी कंपनीज का प्रॉफिट गिरता हुआ। ठीक है, सो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि निफ्टी में आज के दिन जो लो लगा था वो इस ब्लू लाइन यानी जो सपोर्ट है उसके नीचे लगा था, लेकिन एंड में थोड़ी सी रिकवरी हो गई। अब इसको मैं रिवर्सल नहीं बोलूँगा क्योंकि रिलायंस के दम पे ये हुआ है, एंथ्रोपिक की न्यूज़ की वजह से ये हुआ है, आईटी नहीं चला कुछ खास। सो टेक्निकली तो यस हम बोल सकते हैं इसको रिवर्सल है क्योंकि पिछले हाई से ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, बट फंडामेंटली यहाँ पे कुछ दिक्कतें लग रही हैं। सो अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर जो गैप है वो थोड़ा सा भी और नीचे बाकी है, जहाँ से मार्केट ऊपर गया था ट्रेड डील की न्यूज़ को देखकर, वो वापस से कैप हो सकता है। रिलायंस को भी देखने की कोशिश करें तो रिलायंस आप देख ही सकते हैं यहाँ पे वापस से अपने उसी लेवल पे पहुंचने की कोशिश करा है जहाँ से तेजी बनी थी। सो कहने का मतलब यह है इक्विटी मार्केट अभी भी वीक है, कमज़ोर है और कमज़ोरी ही देखने को मिल रही है। ये मार्केट ऐसा है कि इसमें पैसे बनाने से ज़्यादा फोकस करना है पैसे बचाने पे। आगे चलते हैं, कंपनीज़ के पर आते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज होगी आपके पोर्टफोलियोज के अंदर जो कंटिन्यूसली गिर रही है। हो सकता है 40% आपकी बाइंग प्राइस से नीचे हो, 50% हो, 60% हो, तो वैसे में इन्वेस्टर्स अटक तो जाते हैं, लेकिन फिर क्या करना चाहिए उसके ऊपर भी बातचीत करते हैं। एग्जाम्पल है फर्स्ट कंपनी का ओला इलेक्ट्रिक, 6% के साथ में स्टॉक क्रैश होता है और एक्सपेक्टेड था रिजल्ट बहुत ही वाहियात इसके देखने को मिले थे, जिसके अंदर कंपनी की सेल्स तक कम हो गई है। साथ में कंपनी ने अनाउंसमेंट भी कुछ खास किया नहीं है। कंपनी ने बोला है कि हम तो कट करेंगे ओपेक्स को, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, जो कंपनी डेली बेसिस पे करती है उसको, तो हम धीरे धीरे इसको कट करने वाले हैं। तो ये अच्छी कमेंट्री नहीं है। साथ में आप देख सकते हैं कि कंपनी ने कोई भी प्लान नहीं बताया है एडिशनल गीगा फैक्ट्री एक्सपेंशन का, यानी कोई भी प्लान नहीं है कंपनी के पास में, तो कंपनी कुछ खास एक्सपेंशन भी नहीं करेगी। तो कंपनी ओपेक्स भी कम करेगी, कंपनी कैपेक्स भी कम करेगी, इसकी वजह से ग्रोथ कम आ सकती है। मान्यवर 4% के साथ में नीचे, रिजल्ट अच्छे नहीं थे तो उस वजह से डाउनग्रेड इसको किया है। टेक्निकली कंपनी ने सिग्नल ऑलरेडी पहले ही दे चुका है कंपनी का स्टॉक की प्रॉब्लम है यहाँ पे। ईज माई ट्रिप, सो यहाँ पे काफ़ी तूफानी तेजी आपने देखी होगी, 20% का जंप स्टॉक प्राइस में देखने को मिला है। क्या रीज़न इसके पीछे का उसको चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट आप देखिए कि जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं वो तो खराब ही आया है एक तरह से, वाइनवा बेसिस पे देखे तो 336 का 59 है। हम मार्जिन को देखते तो मार्जिन 31% का 2% है। सब कुछ खराब है। अगर मैं आपको इस फॉर्मेट के अंदर दिखाऊं तो सेल्स अनचेंज, नेट प्रॉफिट 83% के साथ में क्रैश। अच्छी बात यह है कि पिछले क्वार्टर में 36 का नुकसान था, जो कि आज 3 करोड़ का प्रॉफिट है। 100 का पी रेशियो अब इसमें हो चुका है। मार्केट को पसंद क्या आया? मार्केट को दोस्तों ये बात पसंद आई कि कंपनी एम कर रही है रेज करने के लिए अप टू 500 करोड़ रुपीस फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इनटू न्यू एरियाज। यानी ये कंपनी अब नए सेगमेंट के अंदर एक्सपैंड कर सकती है, ग्रोथ ला सकती है। मार्केट को ऐसा लग रहा है कि इस सेगमेंट के अंदर तो कंपनी कुछ खास नहीं कर पा रही, तो क्यों ना कंपनी कुछ और एक्सप्लोर करे। ठीक है, तो 20% का जंप आपको इसी वजह से इस कंपनी के स्टॉक में देखने को मिला है। आगे चलते हैं, सेनको को देखते हैं। रिजल्ट बहुत कमाल के थे, एक्सपेक्टेशन थी मेरी भी आपकी भी कि स्टॉक चलेगा, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उस दिन तो मार्केट गिरा हुआ था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन की मैं बात कर रहा हूँ। आज मार्केट ठीक था, स्टिल स्टॉक 3% के साथ में नीचे। क्यों? सो फर्स्ट आप देख सकते हैं कि 3 का 13 हो चुका है। बहुत बड़ी तेजी एबिटा मार्जिन में देखने को मिली है। अब किसी ने एक बहुत ही कमाल का क्वेश्चन और बहुत ही सही क्वेश्चन किया था कि ये मार्जिन क्या सस्टेनेबल है। सो वही चीज़ इन्वेस्टर्स को भी जाननी थी। सो सबसे पहले तो देखिए, कंपनी ने मार्जिन के लिए बोला है कि सस्टेनेबल जो मार्जिन बिजनेस है ना वो होगा 9.5 से 10% का, यानी जो 13% का प्रॉफिट मार्जिन निकल चुका है। मार्केट को कंपनी ने ये बताया कि 13% का हम कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं, हम 3 का 9-10 करके आपको देंगे बट 13% का आपको नहीं देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मार्केट को पसंद नहीं आया। एनुअल गाइडेंस को इंक्रीज किया है क्योंकि वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, सेल्स बढ़ रही है, और साथ में जो ऑपरेटिंग लेवरेजेस हैं, जैसे गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज कर चुके हैं लेकिन कंपनी का ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं है,
तो उस वजह से अच्छी सेल्स यहाँ पे निकल सकती है। साथ में कंपनी ने देखिए ये भी बताया है, अगर मैं आपको इसमें भी सेल्स बताऊं, देखो कितनी इंक्रीज कर चुकी है 50% के साथ में। ओके, सो मार्केट ये सोच रहा है 50-50% का दो, लेकिन कंपनी ने बोला है कि Q4 फाइनेंशियल 26 में सेल्स आप एक्सपेक्ट करो हमसे 25 से लेकर 30% की ग्रोथ की। जो 50 हमने दे दी है वो वन टाइम है, वो अब सोचो मत। हो सकता है आगे चल के हम 27 में या फिर आगे 30-35% का दे दे, बट ये 50% की दे दी, अब 25-30 की उम्मीद करो। सो ये सब चीज़ें हैं जो मार्केट को थोड़ा सा निराश कर चुकी है। बाकी कंपनी अच्छी है, स्टॉक स्टिल अभी भी मैं वैल्यूएशन के हिसाब से देखूँ, चीज़ों के हिसाब से देखूँ तो 11 पी है, अभी भी कमाल की वैल्यूएशन पर है और कमाल की अर्निंग ग्रोथ पे है। ठीक है, 25 का 30-35-25%, मतलब ये सस्टेन नहीं होगा, मार्जिन सस्टेन नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ज़्यादा ही कंपनी सेल्स इन मार्जिन को देने वाली है। आगे चलते हैं, कोल इंडिया को देख लेते हैं। 3% की तेजी आज इसमें देखने को मिली है। अब देखिए इंटरेस्टिंग न्यूज़ इसमें भी है कि कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर सोलर का हिट कर चुका है 961 करोड़ का। टारगेट इनका था 729 का, तो ज़्यादा इन्होंने कर दिया। अब सोलर हिट, यानी सोलर का मतलब आपको बताइए, कोल इंडिया सोलर दोनों अलग अलग है। कोल इंडिया ट्रेडिशनल काम, कोयले से एनर्जी, सोलर रीनेबल एनर्जी। सो किसी को नहीं पता है तो आपको बताना चाहूँगा कि सरकार ने इन कंपनीज को काफ़ी पहले ही, आई थिंक 2021-22 में ही बोल दिया है कि आप अपना काम तो करो, कोयला बेचो, लेकिन साथ में सोलर के ऊपर भी काम करो, रीनेबल एनर्जी के ऊपर भी काम करो, वहाँ पे भी खर्चा करो। ठीक है, तो कंपनी धीरे धीरे करके क्या कर रही है, वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर रही है और वहाँ पे भी चीज़ों को जनरेट कर रही है। अभी क्या है, कंपनी खुद के लेवल पे काम कर रही है कि कंपनी को भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, माइनिंग और ये सब चीज़ें वॉशिंग करने के लिए, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे निकलेगी, वो सोलर से निकलेगी। सो कंपनी अभी वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। अब कंपनी ज़्यादा करके उसके अंदर भी एंट्री कर देगी आगे चल के। सो मार्केट को अच्छा लगा कि जितना कंपनी ने कहा था उससे ज़्यादा कंपनी ने खर्चा किया है, और ये अच्छी बात है, जो कि 3% की तेजी इसमें देखने को मिली है। अब चलते चार्ट के ऊपर, ओला 82% के साथ में नीचे है। ठीक है, यहाँ पे तो ओला में तो इन्वेस्टर्स को झूला मिला, क्योंकि कुछ मिला ही नहीं। 2-3 दिन की तेजी, कुछ हफ्तों की तेजी, उसके बाद में कंटिन्यूसली गिरावट। टेक्निकल्स काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ कि वीक है। 82% के साथ में स्टॉक नीचे है। आगे चलते हैं, इन सभी कंपनीज को देखते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके स्टॉक्स अभी बर्बाद हो चुके हैं। मान्यवर की बात करें तो यहाँ पे भी टेक्निकली इसने रिवर्सल दे दिया था, उसके बाद में अगर ये ऊपर चल जाता तो ठीक था, लेकिन वापस से एक रिवर्सल देने का मतलब है एग्जिट। सो कम से कम इन्वेस्टर इससे बच जाएगा। उसके बाद में ईज माई ट्रिप, यहाँ पे भी कंटिन्यूसली खेल खराब होता हुआ देखने को मिला है। यहाँ पे भी एग्जिट, क्योंकि कंपनी ने एक बड़े सपोर्ट को तोड़ा, उसके बाद में कोशिश करता है ऊपर जाने की। देखो यहाँ पे अब ऊपर नहीं पहुंच पाया, फिर एक ब्रेकडाउन दे दिया तो खेल खत्म, फिर ये लॉसेस से बच जाएगा इन्वेस्टर अगर उसको बेच देगा। होगा उसको लॉस, यहाँ पे भी होगा, बट बड़े नहीं हो गए। आगे चलते हैं, सैनको, यहाँ पे चीज़ें खराब नहीं है। कंपनी ने जस्ट बोला है कि इस क्वार्टर में जो तेजी मिली है वैसी तेजी शायद आपको नहीं मिले, तो हो सकता है उस वजह से कि आप काफ़ी इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे बेचा हो। बाकी ठीक है, रेसिस्टेंस पे पहुंचेगा तो 20% का गैप है। मुझे लग रहा है कि हाँ, कंपनी लॉन्गर टर्म में अच्छा कर जाएगी, क्योंकि कंपनी के पास में है गोल्ड का सपोर्ट है, साथ में मार्जिन्स भी एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिवली हम देख सकते हैं। इसके बाद में कोल इंडिया काफ़ी स्लो है, यहाँ पे रिवर्सल इसने दे दिया है। अगर हाई पे पहुंचता है अपने रेसिस्टेंस की तो 8% का गैप है। ये ऑल टाइम हाई के लिए कुछ साल लग सकते हैं, क्योंकि ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये वीकली चार्ट है और आपको दिखाता है कि एक एक साल चलना गिरना इसके लिए बहुत ही नॉर्मल होता है। काफ़ी स्लो कंपनी है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कुछ कंपनीज हैं और जिनके स्टॉक कंटिन्यूसली गिर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। जैसे मेरे पोर्टफोलियो में अगर कुछ ऐसी कंपनीज होती, एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, 5 कंपनीज होती जिनके स्टॉक 70-80% ऊपर से गिर चुके हैं, और मेरे बाइंग प्राइस पे हो सकता है 20% का लॉस है या 30% का या 40। देखो मैं एवरेज करना तो वैसे ही बंद कर दूंगा, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब भी फॉलिंग नाइफ बनता है तो एवरेज करना बंद कर देते हैं, जिससे अपने लॉसेस कम होते हैं। तो चलो ठीक है, इनिशियल बाइंग से भी अगर मेरा लॉस है 25% का, 30% का, या जो भी XYZ% का, मैं क्या करूँगा, ऐसी सिचुएशन में इन कंपनी से पैसे निकाल दूंगा। जो भी छोटे मोटे पैसे मेरे पास में बचे हो गए, एक कंपनी तो है नहीं, 5 कंपनीज है, तो सबसे पैसे इकट्ठे करूंगा लॉसेस में कंपनीज को बेचकर, और एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा जो लार्ज कैप कंपनी हो, सस्टेनेबल हो, टिकाऊ हो, लेकिन उसका स्टॉक भी नीचे होना चाहिए। कम से कम मुझे वहां से श्योरिटी मिलेगी वो स्टॉक चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो श्योरिटी नहीं है। ठीक है, आज की डेट में क्या हो सकता है,
वो लार्ज कैप कंपनीज हो सकती है, वो गोल्ड हो सकता है क्योंकि गोल्ड भी नीचे है। हो सकता है गोल्ड इतना नहीं गिरे जितना ये कंपनी और गिर जाए, हो सकता है 2-5 साल में गोल्ड थोड़ा रिटर्न्स आपको दे दे, लेकिन ये कंपनी का पता नहीं है। ठीक है, सिल्वर वो भी अभी नीचे है। तो मैं ये करूँगा कि यहाँ पे एलोकेशन थोड़ा सा कम करके डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश करूँगा। जो भी 5-7 कंपनीज हैं उनसे पैसे निकाल के मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा। अब देखो ये भी हो सकता है कि मैंने बेचा इन कंपनीज को और कंपनी का स्टॉक चला गया ऊपर। देखो चांसेस तो है नहीं, वैसे डेटा अपन भी देखते हैं, सब चीज़ें पता ही है। स्टिल हो सकता है 5 में से एक कंपनी चल जाए, लेकिन जो मैक्सिमम कंपनीज है ना उनके स्टॉक्स नहीं चलेंगे क्योंकि डेटा ही खराब है और इन कंपनीज की सिचुएशन खराब है। हो सकता है 5 साल 10 साल बाद चले। सो पोर्टफोलियो के अंदर खराब जो पोजीशंस होती है, जो लूजर्स होते हैं उसको काटना पड़ता है और जो विनर्स होते हैं उसके अंदर ऐड करना होता है। ये मेरा कहना है। बाकी आप अपनी स्टडी करिएगा इन कंपनीज के ऊपर, देखिएगा पिछले दोनों वीडियोस को भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।